नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 5 अक्टूबर 2020 है डियर फ्रेंड्स, और दिन की शुरुआत जो है वो मैं करना चाहूँगा एक प्रश्न से कि क्या आप इस वीक को, एक नया जो वीक है इसकी शुरुआत हुई है, क्या आप इस वीक को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं? आई एम श्योर आपका आंसर होगा यस, हम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको ये समझना है कि एक वीक जो है वो 7 दिनों से बना हुआ है, और एक दिन जो है ऑफ कोर्स 24 आवर्स से बना हुआ है। इन 24 आवर्स में से ज़्यादा आई एम नॉट आस्किंग टू मच, सिर्फ 8 आवर्स आपके, अगर आप 8 आवर्स को संभाल लें, अगर आप 8 आवर्स को प्रोडक्टिव बना लें। अब आप डायरेक्ट 8 आवर्स की मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 8 आवर्स तक एक जगह पर बैठे रहें, नॉट एट ऑल। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप 1 आवर स्टडीज़ की, 1 आवर काम किया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 2 आवर्स स्टडीज़ की, 1 आवर काम किया, या फिर रिसेस लिया, वॉट एवर जो भी आपको सूट करे, राइट। बट मेक श्योर कि आप 8 आवर्स को संभाल लें। अगर आप 7 दिनों तक ये करेंगे, यानी कि 56 आवर्स को अगर आप संभाल लेंगे, तो आपका पूरा एक वीक जो है वो आज तक का शायद सबसे प्रोडक्टिव वीक बन जाएगा। और ऐसा अगर आप 4 बार करें, ऐसे ऐसे 4 हफ्तों को आप संभाल लें तो आपका पूरा महीना, और ऐसे 12 महीनों को संभाल लें तो पूरा आपका एक साल, इससे आपका डेकेड और पूरा जीवन भी आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाएंगे, वैसे वैसे आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जाएंगे। हम सब की अलग अलग कैपेसिटी होती है। आज से ही आप 8 आवर्स करने लगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप आज के दिन का 1 आवर तो ऐसा दे सकते हैं जो प्रोडक्टिव हो। फिर धीरे धीरे करके, भले ही 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे आपको 8 आवर्स में पहुँचने में, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे 8 आवर्स पर डे, तो फिर आप आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल बिकम डेडली। थिंक अबाउट इट। विद दिस डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए, इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, एंड 8 अक्टूबर तक ईएमआई की ऑफर चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। हमारी चैनल को डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन सिस्टम के बारे में। आपने थोड़ा बहुत तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, इज़न्ट इट? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हो, लेकिन आपको, लेट्स से कि हम कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, राइट। आप अगर किसी लेमैन को मिलेंगे, एक आम आदमी को मिलेंगे, तो इतना तो हमें भी पता है कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में एक संविधान है, और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि हम सब समान हैं, देश को आगे ले जाना है, तरक्की करनी है, ये जातिवाद ना हो, धर्म के ऊपर झगड़े ना हो, इज़न्ट इट? हर कोई इक्वल होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ पुलिस डिपार्टमेंट। अगर हमें संविधान में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो देश का सपना, जो फाउंडेशन की बात की गई है कि एक ऐसा देश जो हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि देश में न्याय हो, हर प्रकार का न्याय, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, राइट। तो ये सारे अलग अलग न्याय के, या फिर ओवरऑल जस्टिस को डेवलप करने के लिए, जस्टिस को और ज़्यादा फ्लरिश और एक्सपांड करने के लिए पुलिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। हाथरस का केस, सुशांत सिंह राजपूत का केस है। फिर जो तमिलनाडु का एक टाउन है, वहाँ पर एक बाप और बेटे को मारा गया, राइट, कस्टोडियल डेथ हुई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमारा जो भरोसा है पुलिस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, उठ जाता है। हाथरस केस में आपने देखा किस प्रकार से वहाँ की पुलिस ने, जिस प्रकार से विक्टिम के साथ, उस परिवार के साथ, मीडिया के साथ, प्रोटेस्टर के साथ जो बिहेवियर किया है, एक प्रकार से जो दादागिरी की है,
तो ये एक्सेप्टेबल, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। राज्य सरकार ने वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यही है कि राज्य सरकार भी मानती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ ही था। तो ये सारे फ्लॉज, ये सारे इश्यूज जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन और वैल्यूज़ जो हैं वो कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। हमारे देश में दो बड़े प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में गुंडे जो हैं वो पहुंच गए हैं। और दूसरा, कोई भी गुनाह होता है तो उसको उसमें राजकारण या फिर उसमें जो इसे दिस पॉलिटिसाइजेशन के पॉलिटिक्स, हर कोई जो है वो कैमरा की नज़र में आना चाहता है। हर कोई पूरा एक क्राइम जो है उसको ये कैसी सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है हमारे देश में कि हम गुंडों को वोट्स देते हैं, राइट। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में जिनमें गुंडों को टिकट्स ना दी जाती हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल हो या फिर एसपी, बीएसपी, जो भी दूसरी AIADMK आप देख लीजिए, DMK देख लीजिए, राइट। फिर जो भी आम आदमी पार्टी भी हैं उसमें शामिल, जितने नाम याद आ रहे हैं उतने नाम मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट थिंक सो कि एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें क्रिमिनल्स ना हो, राइट। बाहुबली क्रिमिनल्स। और हमें किस प्रकार के नेता पसंद हैं? अगर हम अपने आप को पूछें तो हमें चाहिए एक ऐसा नेता जो पावरफुल हो, राइट, जिसके लिए वो 10-15 एक साथ SUVs लेकर निकलें और बहुत ही पावरफुल हो, लाइक एक भाई टाइप का व्यक्ति जो है वो हमारा MP या फिर MLA, ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई हो रही है। और क्राइम में भी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई कहीं पर झगड़ा हो गया तो वहाँ पर कास्ट को लेकर फिर बातें आ जाएगी कि ये इस कास्ट से हैं, वो उस कास्ट से हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो गया, इस दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद पता चलता है कि एक का नाम अकबर है, एक का नाम रमेश है, तो फिर हिंदू मुस्लिम का वो झगड़ा बन जाता है। किसी व्यक्ति के दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ, फिर पता चला ये तो मराठी और बिहारी के बीच में झगड़ा हो गया। तो हर जगह पर हम क्या करते हैं, एक जेब में बहुत बड़ा एक बॉक्स लेकर घूमते हैं हम, राइट, एक बैग लेकर घूमते हैं, और जैसे ही झगड़ा होता है वी टेक आउट टैग्स, बना लेते हैं, भाई तेरा नाम क्या है तेरा, एंड वी पुट दैट टैग्स। और उसके बाद फिर मीडिया, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमने ही किया है, ये कोई एलियन नहीं है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये लोग सुधर जाएं। पुलिस फोर्स की बात करें तो सिर्फ पुलिस के ऊपर सारे ब्लेम्स डालना भी सही नहीं होगा। पुलिस के पास इक्विपमेंट भी नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त पुलिस में हैं, एंड आई नो दिस थिंग फॉर श्योर, कि पेट्रोलिंग के पैसे भी उनको नहीं मिलते। अगर किसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है तो उनके ऑफिसर्स उनको पैसे नहीं देंगे कि आप वहाँ पर जाइए और इतने आप खुद मैनेज कीजिए। अब वो मैनेज कहाँ से करेगा? वो मार्केट में से मैनेज करेगा। देन ही विल कैच दोज पीपल हु आर डूइंग बैड थिंग्स। उसके पास से हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी और फिर इससे पूरा नेक्सस जो है वो बन जाता है। इन ह्यूमन कंडीशन भी हैं बहुत सारी जगहों पर। और स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 ये बताता है कि जो कैपेसिटी होनी चाहिए उसका सिर्फ 75.2%, बाकी की वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, 46.9% ही वैकेंसीज वहाँ पर फिल्ड है, बाकी की वैकेंसीज वहाँ पर खाली हैं। तो ये रिसोर्सेज के गैप फिल करने इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के साथ साथ पुलिस को स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए, खास करके अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफर्स में। पॉलिटिकल बॉसेस जब तक तय करते रहेंगे अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स, इन्वेस्टिगेशन में भी पॉलिटिशियंस जो हैं वो इंटरफियर करते हैं। तो किसी भी, चाहे CBI करे या फिर आपकी CID करे, कोई भी करे, अगर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है तो आप कैसे हम उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन इज़ अ प्योर साइंस। आप इसको आर्ट एंड साइंस का एक मिक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है उसको एक आर्ट की तरह देखता है और साइंस का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन करता है, तो फिर जाकर कुछ आपको मिलेगा। तो हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक टाउन में, हर एक वीकेंड से हर एक पुलिस स्टेशन में
एक डिवीज़न होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन विंग अलग होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की विंग अलग होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, डिवीज़न ऑफ लेबर, लेकिन इतना भी हम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके बारे में बात की है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे वीडियोस, हर किसी को पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी ये स्टेप्स नहीं लिए जाते, क्योंकि अगर पुलिस का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका जो एक फेम है शायद वही चला जाएगा, जीतने का जो मज़ा है वो चला जाएगा, क्योंकि जो पावर एक्सेस है, पावर का एक्सेस वो बंद हो जाएगा। मूविंग ऑन, अंटिल वैक्सीन अनलॉक 5.0 क्या नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू कर दिया है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस को अब छूट दी गई है। जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट से छूट मिली है, फाइनल डिसीजन जो है वो राज्य सरकारों का रहेगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर राह देख रहे हैं कुछ फिल्मों की कि आप थिएटर में जाकर देखेंगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टेट गवर्नमेंट। जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर डेटा ये बताता है कि हमारे देश में हर रोज़ 60,000 जितने केसेस हर रोज़ हमें देखने को मिलते हैं। ये 90,000 था, 100,000 यानी कि 1 लाख केसेस हमें देखने को मिल रहे थे, तो उसमें 60,000 अगर हो गए हैं तो ये तो खुशी की बात है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम केयरलेस एटीट्यूड डिस्प्ले करें, नॉट एट ऑल। अगर हम केयरलेस बन जाएंगे तो ट्रांसमिशन बढ़ता ही रहेगा, इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। जितना ज़्यादा कोरोना वायरस चलता रहेगा, जितना ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन होता रहेगा, उतना ही हमें सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर एक क्षेत्र में हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। किसी और की केयरलेसनेस की वजह से पूरा देश जो है, पूरा वो एरिया, उस एरिया से जैसे हमने आवर्स को वीक में, आवर्स को दिन में और दिन को वीक में, वीक को मंथ में और मंथ को ईयर में कट डाउन किया था, उसी प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 ऐसे लोग हैं जो केयरलेस एटीट्यूड डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उनसे और 100, 300, 500 लोगों को हो सकता है अगर वो भी ऐसा करेंगे तो फिर ये बढ़ता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। रिसर्च अब ये बताती है कि बच्चों को भी कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो स्कूल के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि स्कूल ओपन की जाएगी, जो ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि राज्य सरकार तय करेगी कि कितने स्कूल्स कब कहाँ पर कैसे ओपन की जाएगी, फाइनल डिसीजन राज्य सरकार का होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अगर बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहें, यानी कि अगर स्कूल में आना चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनको दिया जाए, और अगर बच्चे चाहते हैं कि वो अभी स्कूल में नहीं आना चाहते, वो बच्चे यानी कि उनके पेरेंट्स अगर चाहें कि वो अभी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो फिर बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जाए, ये फैसिलिटी स्कूल को क्रिएट करनी होगी, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। लेकिन बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे, मेरा प्रश्न यही है कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन है, उससे बहुत सारे बच्चों को हुआ, और उसमें से बच्चे जब घर जाएंगे तो दे विल टेक दैट वायरस टू होम, और इससे उनके दादा दादी, नाना नानी कोई बीमार अगर हैं तो उनको हो सकता है, और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब ऐसा अभी वक्त आ चुका है कि हम परस्यूएड करें, परस्यूएड यानी कि लोगों को नज करें, उनको समझाएं हम कि आप अपना बिहेवियर जो है, मीन्स बिहेवियर एक प्रकार का गार्ड है, मास्क पहनना, सोशल एटिकेट्स जो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढाल है, और इसको हमें कभी भी केयरलेसली नहीं देखना है। वी हैव टू फाइट, ये फाइट ओवर नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रुक जाएं, राइट। थोड़ा स्लो डाउन भले ही हो गए हों, लेकिन फिर से अब हमें एनर्जी जुड़ाकर एक और बूस्ट की आवश्यकता है कि हम कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में जो भी हमसे हो सकता है वो करें। सिनेमाज एंड मल्टीप्लेक्सेस टू ओपन एट 50% कैपेसिटी। प्रश्न ये है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट, मैं नहीं जाऊँगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स तक रहेंगे तो चांसेस बढ़ सकते हैं इन्फेक्शन के। दैट्स व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ सकते हैं चांसेस, बट अगर सैनिटाइजेशन किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे फिल्म्स जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि सिनेमा और इन सारे बिजनेसेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उनकी सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें चिंता का विषय हैं। लेकिन स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्सेस। सेम थिंग गोज़ विद द जिम्स एज वेल। जिम भी जो हैं आजकल बहुत सारे पैक जिम हैं, हर जगह पर AC वाले जिम हो चुके हैं। तो
वहाँ पर भी जाना जो है वो मुझे नहीं लगता ठीक है, बट स्टिल ये मैं जस्ट अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इट्स टोटली योर डिसीजन। एक और चीज़ है कि हमें सरकार की यहाँ पर एक बात बताई है कि सरकार ने जो टेस्टिंग है उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया है ऑल अक्रॉस द बोर्ड। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की थोड़ी बहुत टेस्टिंग और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्डाइज बनाने की आवश्यकता है। एंड जब तक इसकी वैक्सीन ना मिले, वैक्सीन मिल गई तो उस दिन से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएगी, उसके बाद इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब तक ये दवाइयाँ अवेलेबल ना हो तब तक, अनटिल, देखिए इसीलिए इसका नाम है, ये जो आर्टिकल है इसका नाम है अनटिल वैक्सीन, कि जब तक वैक्सीन, आई वुड से अनटिल वैक्सीन हमारे मेडिकल स्टोर के शेल्फ तक ना पहुंच जाए तब तक हमें इसका ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रीडिंग द रेन के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो जून से लेकर सितंबर तक चलती है, तो काफ़ी अच्छा मानसून रहा इस बार। टोटल सरप्लस जो है वो 8.7% रहा, टोटल सरप्लस थ्रू आउट द कंट्री। और आप देखिए कि पूरा जो 1958 और 1959 ये दो ऐसे साल थे जब बैक टू बैक पॉजिटिव या फिर अबव नॉर्मल मानसून हमें देखने को मिले। तो तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 में 10.4% सरप्लस था, इस बार 8.7%। तो 2019 और 2020 जो है वो मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छे रहे हैं। फिर आपने अल नीनो का नाम सुना होगा, अल नीनियो भी कहते हैं इसको, अल नीनो कहते हैं, और ला नीना या फिर ला, स्पेनिश लोग इसको ला नीनिया कहते हैं। तो अल नीनो यानी कि द बॉय या फिर लिटिल बॉय ऐसा कुछ है, और ला नीनिया का मतलब है कि लिटिल गर्ल या फिर द गर्ल ऐसा कुछ है, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेनिश लैंग्वेज दैट मच, लेकिन इसका कुछ नाम ऐसा है। नाउ द थिंग इज, अल नीनियो की सिचुएशन ये है, इसमें क्या होता है कि ये पैसिफिक ओशियन जो हैं और लगभग यहाँ से इक्वेटर जो निकलती हैं समवेयर ओवर हियर, राइट। तो ये वाला जो पानी है वो, जो विंड है वो इस तरफ होती है, तो सरफेस का जो पानी है, गर्म पानी, वो इस तरफ चला जाता है। और जब एल नीनो की इम्पैक्ट होती है तब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सारी जगहों पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश जो है वो अच्छी नहीं होती है या फिर सूखा भी हो सकता है। ला नीनिया के टाइम पर ये गर्म पानी जो है यहाँ पर पहुँच जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सारे देशों के लिए बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बात होती है। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो, और विंटर के मंथ्स में जहाँ पर बारिश होगी तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत अच्छी फेवरेबल रेन हो सकती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक तरफ हम इकोनॉमिकल सिचुएशन से जूझ रहे हैं, पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो जो बारिश के देवता हैं, राइट, तो वो काफ़ी हम पर प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सिंपली पुट द रेन गॉड्स कुडंट हैव बीन काइंडर। मेघराज जो है वो हमारे देश के ऊपर खुश हो गए हैं। The farm sector has since the October-December 2019 quarter, even before the pandemic, been faring better than the rest of the economy. 2019 में अच्छी बारिश हुई थी तो फार्म का आउटपुट अच्छा था। पेंडेमिक से पहले ही आप अगर देखेंगे तो फार्म सेक्टर ने काफ़ी धीरे धीरे अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ किया है। अब हमारे ग्राउंड वाटर टेबल जो हैं वो रिचार्ज हो चुके हैं। बहुत सारे रिजर्वोयर्स की बात करें तो वहाँ पर अच्छा पानी है, तो राबी की फसल जो है वो भी बम्पर हो सकती हैं। मानसून खारिफ की फसल और उसका जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या होगी, देखिए जितनी बार हमारी जीडीपी में हमें ड्रॉप देखने को मिला है, ग्रोथ स्लो हुआ है, उस टाइम पर एक पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये देखने को मिलती है कि जब सूखा हुआ, सूखे की वजह से फार्म का आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर हमें देखने को मिले। तो 2019 और 2020 की बात करें तो जैसे हमने ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए कि रिजर्वॉयर फुल हैं, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो चुके हैं, तो ऐसे वक्त में जीडीपी जो है वो इसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ फार्म प्रोडक्शन। रिकॉर्ड फूड ग्रेन, ऑयल सीड, कॉटन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर के एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी। और मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं तो आपको ये सारे टर्म्स पता होंगे कि ये जो पीएमआई है ये भी एक्सपांशन में रहा। ऑटो सेल्स भी काफ़ी अच्छे रहे, तो धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो
पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। और कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि सरकार ने ये जो 3 बिल्स पास किए हैं, फार्म बिल्स जिनको कहते हैं, तो इसमें ये एक राइट डिसीजन लिया है सरकार ने, एक राइट टाइम पर डिसीजन लिया है कि किसान जो है वो जिसे चाहे उसे अपना सामान बेच सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एपीएमसी का दबदबा चला जाएगा। और सरकार ने एक राइट सिग्नल भेजा है। और इसी के साथ साथ अब इन्वेस्टमेंट भी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वेयर हाउसिंग में, कोल्ड चेन में, प्रोसेसिंग में, प्रोक्योरमेंट और एग्रीगेशन में, हर जगह पर आपको धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और बस अब यही करना है कि जो रिफॉर्म्स हमने डिक्लेयर किए हैं इनको अच्छे से अच्छी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए और क्विक रिफॉर्म्स हम करते जाए और फार्म सेक्टर और इकोनॉमी को आगे लेते जाए। ए कमीशन मिसगाइडेड, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नाम से ही पता चल गया कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनको, उनकी रक्षा करने वाला एक कमीशन, एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर एक एपेक्स बॉडी, हमारे देश के टॉप नंबर की बॉडी है। जब बच्चों के राइट्स की बात आए तो उनको मॉनिटर करना, उनको फैसिलिटेट करने का जो एक जिम्मा है वो एनसीपीसीआर का है। Some of the recent actions of the commission that suggest a grave departure from its primary duty, कुछ चीज़ें इस कमीशन ने ऐसी की है जिससे लगता है कि वो अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल ऑडिट के लिए आदेश दिया था 2015 में। एनसीपीसीआर ने ये एक ऑडिट किया और उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं, 8 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये बताया था कि आप बच्चे जो हैं सीसीआई में, जो बच्चे हैं सीसीआई यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के पास भेज दीजिए, उनको रिहेबिलिटेट कर दीजिए। अब ये डिसीजन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे हैं तो उनको अपने माँ बाप के पास भेजे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक केस जो है वो अलग होता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर इसलिए लाया गया है, सीसीआई में इसलिए रखा गया है क्योंकि घर पर उनकी पिटाई होती है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो अगर आप इन बच्चों को फिर से वहाँ पर भेज देंगे देन व्हाट यू आर डूइंग। केस टू केस बेसिस पर देखना चाहिए। अगर कोई बच्चा गुम हो गया है और उनके माँ बाप उनको ढूंढ रहे हैं तो उनको वापस दे दीजिए, उनको उन तक वापस पहुंचा दीजिए उस बच्चे को। लेकिन जिन जगह पर बच्चों को सेक्सुअली, फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर उनको एनिमल से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रही है, तो क्या उन जगहों पर वापस भेज देना सही बात होगी? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड थिंग, अभी हम बात कर रहे थे फॉरेन फंड्स के बारे में, रिमेंबर FCRA के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ NGOs जो हैं उनके ऊपर रेड्स कंडक्ट की हैं एनसीपीसीआर ने। अब एनसीपीसीआर का कोई अधिकार ही नहीं है कि वो रेड्स कंडक्ट करें। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो रोहिंग्या जो बच्चे जो थे कुछ CCIs में रोहिंग्या बच्चे थे, तो उनके ऊपर उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेड कंडक्ट की गई है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया है कि एनसीपीसीआर जो है उनको अपना अधिकार, अपना जो पावर है, अथॉरिटी जो है, इसका इस्तेमाल बच्चों के हित को और ज़्यादा, बच्चों को अपने राइट्स मिले, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, ये सारी चीज़ें मिले, इसके ऊपर काम करना चाहिए रादर देन पॉलिटिकल हंटिंग। और हमारे देश में दलित बच्चों की बात करें, दलित महिलाओं की, अभी हमने देखा है कि हाथरस का एक बहुत बड़ा केस, इज़न्ट इट, रेप और मर्डर का, तो ऐसे केसेस दूसरी जगहों पर भी होते रहते हैं। तो इन सारी इंसिडेंट्स के खिलाफ फाइट करें CCI। एंड हियर वी कैन सी कि CCI जो है वो अपना काम और सही तरीके से नहीं कर रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड द इंसॉल्वेंसी सिस्टम, IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है IBC के बारे में अभी हमारे जो कैग हैं उन्होंने भी ये बताया कि इसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। IBC के डर से बहुत सारे IBC के डर से ही बहुत सारे लोगों ने अपने जो पेंडिंग पैसे थे वो जल्द से जल्द वापस लौटा दिए हैं। तो इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिली है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना यह है कि इसकी वजह से, ये जो IBC हैं इसकी वजह से, और दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं जैसे कि GST और दूसरे रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से हमारा देश जो है वो हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में भी जाएगा, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी एक पॉजिटिव क्लाइमेट ये सारे अलग अलग लॉज और रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे देश में क्रिएट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। IBC जो है वो
उसका मेन जो फोकस है वो रेजोल्यूशन है, लिक्विडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी कोई पैसे पे नहीं कर पाया तो चलो उस कंपनी को बेच डालो, दैट इज़ नॉट द मेन थिंग। रेजोल्यूशन, चीज़ों को सॉल्व करना, इसका मेन लक्ष्य है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फाइनल डिसीजन लिक्विडेशन का ही होता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और जिस प्रकार से आईबीसी ने परफॉर्म किया है तो इससे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, राइट। कॉरपोरेट रेजोल्यूशन मेथोडोलॉजी जो मेथड है उसके ऊपर भी लोगों का कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। लोग जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो उनका भी डर चला जाता है कि चलो अगर कुछ गलत हुआ तो फिर आईबीसी जो है वो देखभाल कर लेगा, वो चीज़ों को सॉल्व कर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईबीसी परफेक्ट है, आईबीसी में और ज़्यादा चीज़ों को हमें ऐड करने की आवश्यकता है। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में कुछ 1445 डेज जितना जो है वक्त लग जाता है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने में, और 31% अगर 100 करोड़ का केस है लेट्स से, तो आपके 31 करोड़ रुपए जो हैं वो इतने टाइम में बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। ये इतना बड़ा खर्च जो है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और गवर्नमेंट ने दूसरे रिफॉर्म्स जो किए कि जैसे कि कंपनीज एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, कुछ दिनों पहले की ही बात है, कि छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हैं इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, इसकी वजह से जो बिज़नेस के ओनर हैं उनको जेल में जाना पड़ सकता था। तो ये सारी चीज़ों को सरकार ने हटा दिया है। अगर आपकी गलती हुई है, जेन्यून एक मिस्टेक है, तो उसके लिए पेनल्टी है, लेकिन सज़ा नहीं है। सज़ा इन द सेंस कि आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। अगर आपने इंटेंशनली कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली जेल की सज़ा भी है। इसको लेकर फिर कंपनीज एक्ट जो है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, उसके बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें थी उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को सरकार ने रिमूव कर दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिविजन्स और कमर्शियल एपेलेट डिवीज़न एक्ट भी लाने वाली हैं, और इसको इम्प्रूव करना चाहिए हमें। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं इनके भी फंक्शंस को हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। कुछ 1500 जितने पुराने लॉज हैं इनको भी रिमूव करने की आवश्यकता है। और बाकी अगर कुछ पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स में हमारा देश 2019 में 52 रैंक पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा 71.6% रहा है, कि 100 रुपये आपके हैं तो केस चला तो आपको 71 रुपीज़ जितने पैसे वापस मिल सकते हैं। और रिकवरी का टाइम जो है वो 4.3 ईयर था, ऑन एन एवरेज 1.6 ईयर हो गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं, मीन्स बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बहुत सारे स्टेप्स की आवश्यकता है। अभी भी वक्त जो लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको और कम होना चाहिए। और जब तक हम ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश से दूर रहेंगे। हमारे देश में गलत चीज़ें भी बहुत होती हैं। आपने कुछ सामान मंगवाया, बाहर के लोग मंगवाते हैं और उनका ये एक्सपीरियंस होता है कि फिर पेमेंट वो पार्ट पेमेंट कर देते हैं और फिर कोई सामान ही नहीं पहुंचता है। कोई केस किया जाए तो फिर पता चला 5 साल 10 साल 15 साल तक ये केस चलता रहेगा, उससे ज़्यादा तो आप उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तब इन्वेस्टमेंट का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो पीएम मोदी टू इनॉग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 समिट वो आज रिलीज़ करेंगे। इंडिया में 140 पर डे पर मिलियन कोविड केसेस टेस्ट किए, कोविड टेस्ट्स की जा रही है एज पर WHO गाइडलाइंस। और कोविड-19 रिकवरी रेट जो है वो 84.1% तक पहुंच गया। लेकिन गार्ड हमें लो नहीं करना है, राइट बिहेवियर हमारा या फिर केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अराउंड 1082 crore paid to over 41,000 farmers for procurement of paddy on MSP, ये बताया सरकार ने। और यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ईस्ट एशिया की अपनी विजिट को लिमिट करके सिर्फ जापान को ही विजिट करेंगे और फिर वापस यूएसए चले जाएंगे। एंड दैट्स everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.